उनकी बातें उनके काम के साथ मैच नहीं करती। ऐसी स्टेटमेंट दी है जिस स्टेटमेंट से वो खुद फंस सकते हैं। लेकिन खान साहब अवाम को बैलेट की बजाय बुलेट की तरफ लेके चले गए हैं। वो अपने खूनी दांत लेके बैठा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। वो गाड़ी के अंदर भी मौजूद थे, पैगाम भी दे रहे थे। ये तो बात होगी 9 मई की। तो 9 मई के बाद और उनकी गिरफ्तारी की जब खबर रही है तो इस दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो फरूख हबीब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसके अंदर जो उन्होंने बातें की हैं, उनकी बातें उनके काम के साथ मैच नहीं करती। तो उन्होंने ऐसी कौन सी बातें की हैं जिनसे वो अपनी असलियत जो है उन्होंने खोल कर रख दी है, तो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिस स्टेटमेंट से वो खुद फंस सकते हैं। तो वो कौन सी स्टेटमेंट है उनकी, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उसके अलावा हमने बात करनी है, एक अदद इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। वो किसका इंटरव्यू है, उसके अंदर कौन सी बातें की गई हैं और वो कब सामने आने वाला है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं फरूख हबीब साहब के बारे में। तो फरूख हबीब साहब का कहना है कि जब मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन की तो उस टाइम खान साहब का जो बयानिया था, जो नज़रिया था, वो था कैद का पाकिस्तान। लेकिन फिर खान साहब का बयानिया, नज़रिया वो तब्दील होता गया। तो वो कहते हैं कि ये सारी चेंजेस जो हुई हैं वो हुई हैं जब तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हुई है। क्योंकि वो कहते हैं कि खान साहब का समझना ये था कि इस्टेब्लिशमेंट मेरी हुकूमत को बचा लेती। अब उनको इस बात का गुस्सा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी हुकूमत को बचाया क्यों नहीं। तो फरूख हबीब साहब का कहना है कि इस बात के ऊपर खान साहब ने बयानिया बनाया इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और लोगों की जहन साजी करना शुरू कर दी। तो वो कहते हैं कि खान साहब को इस तरह नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं कि खान साहब को चाहिए था कि जमहूरी तरीके से चलते, लोगों को साथ लेके चलते, एक लीडर की तरह, और लोगों को बैलेट पेपर की तरफ लेके जाते। लेकिन खान साहब अवाम को बैलेट की बजाय बुलेट की तरफ लेके चले गए हैं। मतलब जिस तरीके से जहन साजी की है तो इदारों के खिलाफ खड़ा करके रख दिया अवाम को। तो वो कहते हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए था खान साहब को। चलें, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। तो ये हर बंदा ये बात कर चुका है कि खान साहब का जो बयानिया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, तो ये नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि सियासतदानों को इस तरह के बयानिया नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उनको जो बयानिया बनाना चाहिए वो होना चाहिए जमहूरी बयानिया, एक लोगों के मसाइल के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, लोगों की गुर्बत के खात्मे के हवाले से। तो कम से कम इस तरह के बयानिया होने चाहिए। तो सियासतदानों को नहीं चाहिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बयानिया बना लें सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। ये बात इनकी बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये बात इनकी ठीक है। लेकिन बात यह है कि इनकी जो बातें हैं, इनके जो काम हैं वो मैच नहीं करते। ये आपको आगे बताता हूँ। तो इनकी दूसरी स्टेटमेंट वो भी बड़ी अहम है। इन्होंने कहा कि अगर आर्मी को हटा दिया जाए बॉर्डर से तो जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, ख़ासतौर पे भारत का नाम लिया उन्होंने, कि वो अपने खूनी दांत लेके बैठा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। ये बात उनकी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 100% दुरुस्त है। क्योंकि अगर हमारी आर्मी कमज़ोर होगी तो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, जब 9 मई का वाक़या हुआ था तो उस टाइम मैंने व्लॉग भी किए थे, क्योंकि जब 9 मई का वाक़या हुआ था तो उस टाइम भारतीय मीडिया के ऊपर जो बातें चल रही थी वो ये कह रहे थे कि जी अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से अवाम अपने दारों के खिलाफ खड़ी हो चुकी है तो ये वक्त है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे, ईरान को अपने साथ मिला ले। तो इस तरह की बातें भारतीय मीडिया के ऊपर हो रही थी, ये मैंने बताई थी उस टाइम व्लॉग्स के अंदर। तो बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि अगर आर्मी हमारी बॉर्डर से हट जाए तो पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा उनकी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि जी जो 9 मई का वाक़या हुआ तो उस दिन मैं उधर मौजूद नहीं था। वो कहते हैं कि मैं बीमार था, दवाई खाकर सोया हुआ था, तो मेरी वाइफ ने मुझे उठाया और बताया कि खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। तो वो कहते हैं कि मेरे जो शहर है फैसलाबाद, वहाँ पर भी एहतजाज हुए, मैं वहाँ पर भी नहीं गया था। तो बात यह है कि उनकी वीडियोस काफ़ी सामने आ रही हैं। तो अपनी वीडियोस के अंदर वो खुद कह रहे हैं कि जी लोगों को अब निकलें, खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है, एहतजाज करें, भरपूर तरीके से एहतजाज करें। तो अपने वीडियो पैगाम वो दे रहे थे। उस टाइम गाड़ी के अंदर थे, वो भी रोड के ऊपर थे। तो इसका मतलब ये है कि वो दवाई खाकर सो नहीं रहे थे, वो गाड़ी के अंदर भी मौजूद थे, पैगाम भी दे रहे थे। ये तो बात होगी 9 मई की। तो 9 मई के बाद और उनकी गिरफ्तारी की जब खबर रही है तो इस दौरान वो ट्विटर के ऊपर मुसलसल खान साहब को सपोर्ट भी कर रहे थे। तो सपोर्ट इस हद तक कर रहे थे कि खान साहब को रेड लाइन कहकर बहुत सी रेड लाइन क्रॉस की है उन्होंने। तो अब बात यह है कि जो वो बातें कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो कहते हैं मुझे सारा कुछ पता था, जहन साजी हो रही थी। भाई आपको इतना कुछ पता था, सारा कुछ जानते थे, आपको ये भी पता था कि खान साहब के इक़दामात के ज़रिए जो भारत है, दुश्मन ममालिक जो हैं वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी एक आपको बात पता है
उसके बावजूद भी आप खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? सवाल तो ये पैदा होता है ना। देखिए, जब आपके सामने सारा कुछ हो रहा था, ज़हन साजी हो रही थी, तो आपको तो ये चाहिए था कि 9 मई को वाक़या हुआ, 10 मई को मीडिया के सामने आते आप, तो मजम्मत भी करते वाक़ये की, और खान साहब की पार्टी को वहाँ पर छोड़ भी देते आप। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने खान साहब को सपोर्ट भी किया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उसमें वो कहते हैं कि 4-5 महीने में सोच रहा था कि खान साहब को छोड़ूं ना छोड़ूं, क्या फैसला करूं मैं। भाई, ये सारा कुछ आपके सामने हो रहा था, आप खुद बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको सोचने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आपको क्या जरूरत थी कि 5 महीने सोचते रहे आप? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़े कसूरवार जो हैं वो तो आप हैं फिर, क्योंकि इतना कुछ पता होने के बावजूद आप सोचते रहे हैं, तो इससे बड़ा कसूर क्या हो सकता है आपका फिर? लेकिन अब फरूख हबीब साहब ने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब की तारीफें भी की हैं। जो वैसे एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, उन्होंने बुज़दार साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद की है। तो बुज़दार साहब के ऊपर उन्होंने ऐसी तनकीद की है कि उन्होंने कहा कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता था, वो बिल्कुल इस काबिल नहीं था। अब उस बंदे को डिफेंड करने के लिए हम जलील होते थे, हम ख्वार होते थे, हमें डिफेंड करना पड़ता था, वो तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता था। तो ये उन्होंने जो तनकीद की है, जिस तरीके से उनकी बुराइयां की हैं, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अब जिस पार्टी के अंदर हो, इस पार्टी के अंदर बहुत से लोगों ने शामिल होना है। तो हो सकता है कि बुज़दार साहब वो भी इस पार्टी के अंदर शामिल हो जाएं। अगर बुज़दार साहब इस पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो वो आपके सीनियर होंगे, उनको जो ओहदा मिलेगा पार्टी के अंदर तो वो आपसे सीनियर होंगे, आप उनके जूनियर होंगे। तो आप कैसे सामना करेंगे उनका? तो आप कैसे उनके सामने बैठेंगे, बातचीत करेंगे? तो आप उनके साथ कैसे नजरें मिलाएंगे? तो इसीलिए मेरे ख्याल से जिस पार्टी के अंदर आप शामिल हुए हैं, तो यहाँ पर आपको किसी किस्म की बात या तनकीद नहीं करनी चाहिए किसी के ऊपर भी। आपको कोई पता नहीं कि कल को कौन सा बंदा इस पार्टी के अंदर आ जाए, तो आपको कल को सामना करना पड़ जाए उसका। इसीलिए फिलहाल फरूख हबीब साहब को मेरे ख्याल से खामोश रहना चाहिए। तो इसके अलावा बात करते हैं, जो एक अदद इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, तो बातें की जा रही कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। तो शेख रशीद साहब जो हैं जल्द सामने आने वाले हैं, तो ये बहुत से साफ इस चीज़ को बता रहे हैं। तो इसके अलावा जावेद चौधरी साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो सामने आकर ऐसी बातें करेंगे, ऐसे ख़तरनाक बयानात देंगे जो अब तक सामने नहीं आए। तो इसके अलावा बहुत से साफ़ी ये भी कह रहे हैं कि आउन अब्बास बप्पी साहब वो भी सामने आने वाले हैं, तो वो भी आकर बड़े बड़े बयानात देंगे, तो वो भी लोगों को हैरान करके रख देंगे। तो अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।